नमो बुद्धाय साथियों। इस समय मैं बोध गया की धरती पे हूँ। यहाँ पर 9वीं राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो अभय रथ बौद्ध के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं यहाँ पर कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम कितना दिन चलेगा, कैसा कार्यक्रम है। यहाँ पर प्रोफेसर सुमेधा धानी जी हैं, जो हरियाणा से चल करके आई हैं। मैं इनसे कुछ जानकारी करता हूँ। जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम प्रोफेसर सुमेधा धानी है और मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और यहाँ इस 9वीं बौद्ध संसद में भाग लेने के लिए आई हूँ। ये एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है। आज इसका दूसरा दिन है और इसमें बौद्धों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। कल के दिन, जो कि हमारा इनॉग्रेशन दिन था, उस दिन देश के सबसे बड़े भिक्षु, महाथेरा, महापंडित, उनके लिए बहुत सी विभूतियों के ऐसे जो नाम उनके उपाधि दी गई है, वो श्री ज्ञानेश्वर जी हैं, जो कि कुशीनगर भिक्षु संघ के प्रधान हैं। कुशीनगर का जो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थान है, उसके भी प्रधान हैं और देश में उनका बहुत ही बड़ा स्थान है। और वो जो डॉक्टर अंबेडकर को जिस भिक्षु ने शिक्षा दी थी, धर्म शिक्षा, वो उनके चेले रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय रहा कि उनसे भी, वो मेरे धर्म गुरु भी हैं, कि उनसे भी दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने ही यहाँ पे ये जो है इसका शुभारंभ किया और शुभारंभ करके वो भाषण भी जो दिया। और हमारे यहाँ के डॉक्टर संदा मुनि जी हैं, जो अब ये जो हम मेडिटेशन सेंटर में खड़े हैं, वो यहाँ के प्रधान हैं और एक बहुत ही उच्च दर्जे के भंते हैं। और अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बच्चे, जो कि अभी हम कहते हैं नॉविस मॉन्क्स हैं, छोटे छोटे मॉन्क्स हैं, वो उनका पूरा यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं। और उन्होंने ये जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है इस कॉन्फ्रेंस की, इसके लिए उन्होंने ये वाला जो अब ये हेडक्वार्टर है और अपना पूरा स्थान दिया है यहाँ पे रहने का, कॉन्फ्रेंस करने का, कॉन्फ्रेंस हॉल। तो ये एक बहुत ही एक अनोखा सा सम्मेलन है। जैसे कि देश में संसद है, वो तो चलती ही है, और लेकिन हम भगवान बुद्ध के ज़माने से बात करें तो तब भी महाजनपद थे और उनमें भी एक संसद की तरह का जो कि देश को चलाने का तरीका था, उसी को बल्कि जो संविधान निर्माताओं ने वहाँ से इसकी प्रेरणा लेते हुए काफ़ी सारे, जैसे राजपथ है, वो वहीं से आया है शब्द, वो लिया है। और तो अब ये अभय रतन जी बौद्ध और उनकी एक टीम है, तो उसने मिलके यहाँ पे ये जो धम्म संसद का कार्यक्रम चलाया है कि जैसे पॉलिटिकल संसद होती है, उसी तरह धम्म संसद भी अपने निर्णय ले, अपने अधिकारों के लिए बात करे। तो ये भारतीय जो बौद्ध धर्म है, ये भगवान बुद्ध हमारे देश की धरती पे पैदा हुए और उन्होंने अपने ज़माने में भी, हम कहें कि देश के पूर्वी हिस्से से और अलेक्जेंड्रिया तक पश्चिम में ये जो है, मतलब उनके जाने के बाद, लेकिन बौद्ध धर्म जो है फैला सम्राट अशोक के समय से, कलिंगा की धरती से आप कह सकते हैं, जहाँ पे धौली स्तूप भी है, वहाँ से लेकर और अलेक्जेंड्रिया तक। तो इसमें हमारे पूरे भारत, दक्षिण भारत तक, केरल तक स्तूप पाए जाते हैं, बहुत ही प्राचीन। और पाकिस्तान की धरती और अफ़गानिस्तान की धरती में तो बामियान जैसे, वहाँ 3 बड़े बुद्धा थे, पहाड़ों को काट के बनाए हुए। और भी स्थान है जहाँ पे बहुत ही सुनहरी तरह की वो पेंटिंग हैं और ऐसा रंग है कि वो अब इतने 2500 वर्ष के बाद भी पाया जाता है। और बहुत ही बड़े बड़े स्तूप हैं पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। और तो ये एक ऐसा धर्म है जो कि जिसको दुनिया का सबसे सर्वोत्तम धर्म आधुनिक समय में भी कहा जा रहा है।
और यूनाइटेड नेशंस में इस तरह की अलग अलग समय पे ये पारित हुआ है कि ये दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है, शांति का धर्म है। ये किसी से ईर्ष्या करना नहीं सिखाता, किसी से कंपटीशन करना नहीं सिखाता, अपने आप में ही शांति की तलाश है। और दुनिया भर में, विश्व भर में शांति, सहयोग, प्रेम, मैत्री, ये जो सब है, ये इसको फैलाने का स्थान मतलब हमें को यही सिखाया जाता है। तो आज हम भगवान बुद्ध की नगरी गया, बोध गया महाविहार के पास में है। यहाँ से हम चल के भी जा सकते हैं पैदल, और यही इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, डॉक्टर संदा मुनि के द्वारा जो चलाया जाता है। तो बहुत ही खुशी का विषय है कि यहाँ पे धम्म संसद हो रही है। हम यहाँ पहले भी आए थे एक और धम्म संसद के लिए। तो ये जो मुद्दे हैं चलते आ रहे हैं प्रमुख बुद्धिस्ट स्थानों का, कि वो कैसे देश के रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड रहें, सुविधा रहें, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के बताए स्थानों पे या जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ वो गए, तो वो प्रमुख स्थान जो हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, अब वो आधुनिक समय में उसको नेपाल में चला गया है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी से लेके ये बिहार, उत्तर प्रदेश के सारे स्थान हैं। तो इसको बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप कर भी रही हैं सरकार, और सुविधाएं भी हो जाएं। जैसे कि हम यहाँ बोध गया आने के लिए हम गया में उतरे, और उसके बाद हमने ऑटो रिक्शा ली, बैटरी ऑपरेटेड इत्यादि। और तो अब हमने उसको लिया, तो उसको दिन के समय में वो लोग 200 रुपया यहाँ बोलते हैं आने का। और हमारी एक डेलीगेट रात को आ रही थी, उनकी ट्रेन रात को पहुँची मुंबई से, तो उन्होंने 700 रुपया देना पड़ा सेम। तो ये सुरक्षा इत्यादि के और मापदंड भी सही रहे, कि जैसे कि विदेश में होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का सेम किराया रहता है। ये नहीं होता कि मन मर्जी से कुछ भी मांग लें। और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी, हमारे बौद्धिस्ट पर्यटक हैं, उनको पूरी दिन रात सुरक्षा भी मिले। और ये बोध गया हालांकि भगवान बुद्ध के समय की नगरी है, बहुत प्राचीन है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना हम करें दिल्ली से करें, चंडीगढ़ से करें, और बहुत से आधुनिक, बहुत सारे शहरों के जो आधुनिक हिस्से हैं, वो चाहे बेंगलुरु के हैं, चाहे राजस्थान का जयपुर है, तो वैसी स्थिति होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि सड़कों पे गड्ढे इत्यादि यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो बिहार सरकार ये गड्ढे इत्यादियों को भरे, सड़कों का अच्छा रूप बनाए, ये एक बहुत ही मतलब करने योग्य कार्य है। जैसे मैं और भी बहुत बुद्धिस्ट कई देशों में गई हूँ, जैसे अगर हम थाईलैंड की बात करें, तो हमारे से बहुत छोटा देश है, वो एक तरह से हमारे 1-2 राज्य के बराबर है, लेकिन वहाँ पे सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं पाया जाता। एक बहुत ही सुंदर ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप थाईलैंड की सड़कों पे बाय रोड जा रहे हैं कहीं, और एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सड़क पे एक भी कमी नहीं दिखाई देगी। और चाहे रात का समय है, चाहे दिन का समय है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से संचालित रहता है। और हम कहें कि ट्रेन का नेटवर्क है, मेट्रो का नेटवर्क है, वो पूरे थाईलैंड को बहुत ही सुंदर तरीके से जोड़ता है। हम जैसे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे वहाँ पे लैंड करते हैं, और उसके बाद वैसे तो हमारे क्योंकि बहुत ही जो धम्म बंधु हैं, वो एकदम तत्परता से स्वागत करने को तैयार रहते हैं, और इसलिए मुझे वहाँ पे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करूँ, तो तब भी मुझे कोई भी एक सेकंड, हमारे गुरुजी भंते जी मुलाकात हो गई आ है गए। डॉक्टर संदा मुनि भंते जी से। यहाँ पर मुलाकात हो गई है। आपका ही ये बिहार है, और यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर चलाया जाता है। तो हम कुछ गुरुजी से भी जानकारी लेना चाहते हैं। गुरुजी अध्यक्षता भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, धम्म संसद की। धम्म संसद कार्यक्रम का अध्यक्षता भी कर रहे हैं गुरुजी। तो ये कार्यक्रम कितना दिन चलेगा गुरुजी, और ये कैसा, किस तरह से कार्यक्रम है, आप जरा मार्गदर्शन। एक कार्यक्रम तो हम लोग 25 से 28 तक चलेगा, 4 दिन कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग
जो इंडिया में बुद्धिस्ट सरकार के लिए हम लोग इधर में डिक्लेरेशन करेगा, कैसे बिका करेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये वाला फैसला कर रहे हैं अभी जो, इसलिए 28 तक तो चलेगा। चलिए अच्छा गुरुजी कहीं जल्दी में है, जाना चाह रहे हैं, फिर मैं बाद में गुरुजी से जानकारी लेता हूँ। अभी प्रोग्राम भी स्टार्ट होने का है। हाँ, इसके लिए व्यवस्थापक आप अध्यक्ष भी हैं, इसलिए वंदना आप और कुछ इसी क्रम में कहना चाह रहे थे, बीच में गुरुजी हाँ आगे जी गुरुजी ब्रेक आगे हो गया, तो गुरुजी के आते तो हुए हम अभी आप आगे जो कहना चाहते हैं बताएं। अब भी हमारे लिए गुरुजी का यहाँ पे एकदम आना भी हमारे लिए सम्मानजनक बात है, और हमने गुरुजी का भी जो है थोड़ा सा बातचीत करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी आ गया। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने और भी कई बुद्धिस्ट देशों में जाके देखा है, तो वहाँ बहुत ही साफ़ सुथरा वातावरण रहता है, सड़कों इत्यादि पे आप यहाँ बहुत गया देखिए। हाँ, लेकिन वहाँ पे इसलिए है, वहाँ पर जातिवाद नहीं है, यहाँ पर जातिवाद नहीं है। यहाँ पर धर्म में भी जातिवाद देखा जाता है, ये किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, इसलिए जहाँ जिस समुदाय की बस्ती है वहाँ पर डेवलप ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर अपने भारत में अगर सवर्ण समाज की बस्ती है तो वहाँ पर हर सुविधा रहेगी, लेकिन अगर मलिन बस्ती है, कोई गरीब बस्ती है तो वहाँ पर सुविधा दूसरा रहता है, भेदभाव होती है। तो यहाँ की सरकारें उस तरह कर रही हैं, तो वहाँ की सरकारों में भेदभाव, जहाँ जातिवाद जिस देश में है उस देश को उन्नत होने में समय लगेगा। जी, क्योंकि हमारा देश जाति से ग्रस्त है और ये उसी के मुताबिक देश चलता है। तो अगर हम देखें देश में अभी जैसे वो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो एकदम से जल्दी एयरपोर्ट, सड़कें, भूमि अधिग्रहण हो गया, सब कुछ बहुत करोड़ों का जो मामला है, और जबकि वो बनने में भी नहीं आ रहा है, उसके पिलर्स में भी गलती जा रही है कि पिलर ठहर नहीं पा रहे हैं जल्दी में, जो ये सब आर्किटेक्ट्स ने प्लानिंग करी है दोनों लोगों जी। और ये हमारा तो बौद्ध गया का जो है बहुत ही प्राचीन स्थान है, सम्राट अशोक के समय से जो ये बना, और उन्होंने 84,000 स्तूप उसमें शिलालेख हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, और ये बड़े बड़े बौद्ध विहार हैं। वो हमारे पूर्व के राज्यों से लेके, मतलब कि उड़ीसा, कलिंगा जो कहते हैं, बौद्धि, वहाँ धौली स्तूप है, वहाँ से लेके अलेक्जेंड्रिया तक ये पाए जाते हैं। और पूरे भारत में नीचे, मतलब पहले कभी लोग ये भी सोचते थे कि दक्षिण भारत में बुद्धिज़्म नहीं था, लेकिन दक्षिण भारत में पूरी तरह से बुद्धिज़्म आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना तक, केरल तक, ये जो है वहाँ पे स्तूप पाए जाते हैं। और जैसे कि अब हमने कुशीनगर भी जाके देखा, बौद्ध गया आते हैं, चाहे महू डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि में देखा, तो ऐसे खुली नालियाँ, सड़क का ठीक से ना बना होना, तो ये सब कुछ भारत, जैसे कि उन्होंने चंडीगढ़ को एक डेवलप सिटी बनाया, तो एक आधुनिक सिटी, तो अब उसमें ये सब बातें नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर देश करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, और उनका आज तक बौद्ध गया पे इस तरह का ध्यान नहीं दिया है। तो बौद्ध गया तो क्योंकि सम्राट अशोक के समय से ये स्तूप बना, महाबोधि विहार है, तो इसकी देख रेख, उसके आसपास टूट फूट का हाल और धूल मिट्टी जैसे, और सही ट्रांसपोर्ट भी ना हो पाना, और जो हम सब जानते हैं कि दुनिया के 80-90 देशों से जो है ना, वहाँ के बौद्धिस्ट लोग यहाँ आते हैं, और उन सब मैं कई देशों में गई हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट बहुत सुंदर तरीके से रहता है। तो और वो हमारे देश की इज्जत करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत भगवान बुद्ध का देश है, और वो उसको भगवान बुद्ध के देश के रूप में ही जानते हैं। और वो जब यहाँ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और उसके बाद आसपास की जब सफाई नहीं दिखती है, तो ये मेरा मानना है कि वो उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता है, और ये देश के हित में है कि वो इसको करें, सही करें। कि अगर हम कहें, अब चंडीगढ़ भी 1950 से लेके आज तक जो अब तो और आधुनिक हो रहा है, और बहुत ही सुंदर वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जाता है, चाहे वो म्यूज़ियम है, चाहे पार्क्स हैं, चाहे लेक हैं। तो उसी तरह हम ये एक ऐसा, ये जो नगरी है, ये ऐसी नगरी है जहाँ तो सारी दुनिया के टूरिस्ट ने आना है।
क्योंकि भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने उसको देखना है। तो ये इसको सही करना पहले आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने आपको इसका थाईलैंड का एग्जांपल दिया, लाओसपीडिया कह सकते हैं, वियतनाम कह सकते हैं, कंबोडिया, ये छोटे छोटे देश हैं, हमारे एक राज्य के बराबर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सुंदर तरीके से सारे जो टूरिस्ट के स्थान हैं उनको मेंटेन करते हैं। आप श्रीलंका आपका बात खत्म नहीं हुआ था, आगे आप कुछ और करें। मैं यही कह रही थी कि ये जो बौद्ध धर्म है इसकी भारत में उत्पत्ति हुई है, और ये सम्राट अशोक के समय से उन्होंने अपने बेटे, अपनी बेटी और अन्य भिक्षुओं को भेजा, चाहे वो श्रीलंका था, चाहे वो थाईलैंड था, तो उसको श्याम नाम भी दिया जाता था। तो मैंने थाईलैंड में जो ये कहिए कि बैंकॉक से 2-3 घंटे दूर का रास्ता है, वहाँ पे उस भंते का विहार देखा जिस भंते ने थाईलैंड में बुद्धिज़्म लाया था। और आज थाईलैंड में ये 95% बौद्धिस्ट लोग हैं, और कदम कदम पे बहुत ही सुंदर बौद्धिस्ट विहार है, और उनकी कला भी देखिए, और उनका धर्म को जीने का जो एक तरीका है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। छोटे छोटे बच्चों को भी धर्म के बारे पैदा होने से ही शिक्षा दी जाती है, तो उसको देख के बहुत ही आनंद आता है। और मैं सोचती हूँ कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि भारत में जहाँ पे सारे स्थान तो भारत में हैं, और भारत से निकल के बुद्ध धर्म गया और वो वहाँ पे फैला आसपास के हमारे सारे एशिया के देशों में। तो बड़े बड़े आप चाहे इंडोनेशिया की बात करिए, चाहे आप किसी देश की कर सकते हैं, वहाँ बौद्ध धर्म के वासी पाए जाते हैं। और बौद्ध धर्म को सिंगापुर में, मलेशिया, सब जगह बौद्ध धर्म जो है बहुत तरक्की कर रहा है, और बहुत ही सुंदरता के साथ इन सब स्थानों को मेंटेन किया जाता है। और जैसे हमने आज बौद्ध धर्म की ये जो 9वीं संसद है, तो इसमें अब श्रावस्ती की बात है, बौद्ध गया की बात है, कुशीनगर की बात है, ये हमारे बहुत प्रमुख स्थल हैं, मोह की बात है। और आने वाले समय में मैं अभी जी से प्रार्थना करूंगी कि अब जैसे कि मैं अजंता बुद्धिस्ट केव्स में गई थी, ये कोरोना से पहले की बात है, 2018-19। तो वहाँ पे मैंने देखा कि औरंगाबाद से, जो कि एक बहुत प्रमुख शहर है और उधर से सड़क जाती है, तो उस सड़क को कई सालों से तोड़ के रखा हुआ है। जब हम सड़क बनाना चाहते हैं तो ये मैं रिक्वेस्ट में तो करना चाहूँगी, नितिन गडकरी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उस सड़क को एकदम दुरुस्त करिए, और ऐसा चमचमाती सड़क जैसे कि हमें छोटे छोटे देश जैसे कि लाओसपीडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, और वहाँ पे तो वो ऐसे सड़क को उधेड़ के रखा हुआ और वो उसको बनाते नहीं हैं। तो जब मेरे जैसा टूरिस्ट भी गया तो बहुत ही हमारी जो टैक्सी थी उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। और आप सोचिए कि विदेशी क्या सोचेंगे इसके बारे कि ये जो कि अजंता, ये तो हमारी भारतीय बॉलीवुड की फिल्मों ने इसको अजंता प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन वो अजंता नाम है और उसको अजंता केव्स लिख दिया। वो हिंदू केव्स नहीं हैं, वो बौद्धिस्ट केव्स हैं। मैंने पूरा घूम के देखा है, और मैं तो क्या, मेरे से पहले कितने ज्ञानी आए और कितने भंते और सब प्रकार के लोग हैं, तो वो सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं। लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पे ना तो रेस्टोरेंट है, ना कोई ठहरने का स्थान सही से है। और ये तो मेरा सौभाग्य हुआ कि लोकोत्रा में जो एक मॉन्क्स का ट्रेनिंग सेंटर है, मेरा वहाँ जाना हुआ, और उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया और ठहराया भी। लेकिन टूरिस्ट के लिए रास्ते में खाने की जगह, ठहरने की जगह नहीं है, सड़क भी ठीक नहीं है। तो ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही ये ऐसा विषय है जिस पे उनको एकदम काम करना चाहिए। तो अभी एलोरा की तो मैंने बात करी भी नहीं है, क्योंकि वो ज़रा उससे पास पड़ता है, ये दूर है। हम जो हमारे उत्तर भारत से आता है या दक्षिण भारत से आता है, तो अधिकतर लोग जो है जो रास्ता वो लेते हैं जो मैंने लिया, तो वहाँ पे सड़क जो है ठीक नहीं है। तो
अब जो है धम्म संसद होने का समय हो रहा है, बाकी बात बाद में कर सकते हैं। तो वो बताएं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।